हेलो एवरीवन। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इकोलॉजी का अध्ययन किया था, तो आज की क्लास के अंदर विल डिस्कस अबाउट इकोसिस्टम। यदि हम किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो इट इज़ ऑलवेज वी फाइंड इट ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस विद द एनवायरनमेंट। यानी जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो रहता है उसके साथ एक बैलेंस मेंटेन किए हुए रहता है। और यदि हम शब्द एनवायरनमेंट की बात करें, जिसका लिटरली अर्थ होता है सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ का आवरण, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट रेफर्स टू द थिंग्स एंड द कंडीशंस अराउंड द ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर पॉपुलेशन। या हम स्पष्ट तौर पे ऐसा कह सकते हैं कि जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं वो सारी की सारी चीज़ें, वो सारी की सारी परिस्थितियाँ जो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसके चारों तरफ हमें देखने को मिलती हैं। वो स्थितियाँ या परिस्थितियाँ उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या उसकी पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस तरह से प्रभावित करती हैं। तो दैट कंप्लीट सिनेरियो इट बिकम्स एन एनवायरनमेंट। यदि हम वुडबरी की डेफिनेशन या हाउ वुडबरी है डिफाइंड इकोसिस्टम, तो उसकी बात करें तो उन्होंने कहा था इकोसिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स इन विच habitats, plants and animals are considered as one interesting unit and the material and the energy of one passing in out of others। यानी वुडबरी ने इकोसिस्टम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो तीनों मिलाकर के एक इंटरेस्टिंग यूनिट बनाते हैं, जिसके अंदर हमें मटेरियल्स और एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है कि वो कैसे एक दूसरे के अंदर प्रवेश करते हैं और कैसे एक दूसरे से बाहर निकलते हैं। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आर टू नॉन सेपरेबल फैक्टर्स। हम उनको अलग नहीं कर सकते बिकॉज लिविंग बींग्स दे हैव टू इंटरेक्ट विद द एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स, और नॉन लिविंग फैक्टर्स दे आर अफेक्टेड बाय द लिविंग फैक्टर्स यानी बायोटिक फैक्टर्स, और उनके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलता है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। Organisms interact with each other and also with the physical conditions that are present in their habitats। ऑब्वियस सी बात है कि जिस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे हम प्लांट की बात करें चाहे एनिमल की बात करें, वो जिस जगह पे सर्वाइव करते हैं या जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ पे जितने भी जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके द्वारा वो अफेक्ट होते हैं। इन टर्न दे आर अफेक्टेड बाय द एबायोटिक फैक्टर्स एंड इन टर्न दे अफेक्ट द एबायोटिक फैक्टर्स। यदि हम क्लार्क की डेफिनेशन की बात करें जो उन्होंने 1954 के अंदर दी थी, द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द हैबिटेट फॉर्म एन इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स और मोर ब्रीफली एन इकोसिस्टम। उन्होंने ये कहा कि किसी ऑर्गेनिज्म के जो फिजिकल फीचर्स होते हैं, यानी फिजिकल फीचर्स का मतलब जिस जगह पे वो रहता है उसके एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन या किस तरह से वो इंटरेक्ट करता है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। यदि हम कॉन्सेप्ट इकोसिस्टम की बात करें या वर्ड इकोसिस्टम की बात करें, तो ये सबसे पहले एजी टैंसले ने 1935 के अंदर दिया था। इकोसिस्टम इज द मेजर इकोलॉजिकल यूनिट, इट हैज़ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम के अंदर हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलती है विच इज़ मेड अप ऑफ द बायोटिक फैक्टर्स एंड विच इज़ मेड अप ऑफ द एबायोटिक फैक्टर्स, और फंक्शंस की जब बात करते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे एबायोटिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और कैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं। द स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू स्पीसीज डाइवर्सिटी। जब इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। एक इंडिविजुअल स्पीसीज़ की हमें पॉपुलेशन देखने को मिलती है, बहुत सारी पॉपुलेशंस देखने को मिलती है, फिर वहाँ पे हमें कम्युनिटी देखने को मिलती है। द मोर कॉम्प्लेक्स इज द स्ट्रक्चर, द ग्रेटर इज द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इन द इकोसिस्टम। यानी स्ट्रक्चर जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतनी ही हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द फंक्शंस ऑफ द इकोसिस्टम आर रिलेटेड टू द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ द मटेरियल्स थ्रू द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। यदि हम इकोसिस्टम के फंक्शंस की बात करते हैं तो हम यह देखने को मिलता है कि कैसे उसके अंदर हमें एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, या हम ऐसा कह सकते हैं फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। या हमें उसके अंदर किस तरह से मटेरियल का फ्लो देखने को मिलता है फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। अकॉर्डिंग टू वुडबरी, जैसा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोसिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स इन विच हैबिटेट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंसिडर्ड एज वन इंटरेस्टिंग यूनिट।
द मटेरियल एंड द एनर्जी ऑफ वन पासिंग इन एंड आउट ऑफ द अदर्स। एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिस्ट है जिनको ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इकोलॉजी, E.P. ओडम। उन्होंने इकोसिस्टम को कुछ इस तरह से डिफाइन किया कि द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद देयर ओन कंपोनेंट्स। यानी उन्होंने कहा कि किस तरह से इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और वो कैसे ही आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। यदि सपोज हम यदि स्पीसीज़ की बात करते हैं तो स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पीसीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं वो किस तरह से अपने आप में अपने आपस में इंटरेक्ट करते हैं। वो बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक दूसरे जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स प्रिवेलिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया उसके साथ तो इंटरेक्ट करते ही करते हैं और वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। An ecosystem may be conceived and studied in the habitats of various sizes. Example, 1 square meter of grassland, a pool, a large lake, a large tract of forest, balanced aquarium, a certain area of the river and the ocean. यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इकोसिस्टम के जो स्टडी के जो एरिया है वो अलग अलग तरह से हो सकता है। वो हैबिटेट पे डिपेंड करता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के, पर्टिकुलर स्पीसीज़ के। यदि हमारे स्टडी का पॉइंट ऑफ व्यू यदि हम किसी इंडिविजुअल को लेते हैं तो वो स्मॉल हो जाता है। यदि हम उसकी पॉपुलेशन को लेते हैं तो उसके जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है वो हो जाता है। यदि हम कम्युनिटी को कंसिडर करते हैं यूनिट ऑफ स्टडी तो वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है। यदि हम एक एग्जांपल के तौर पे यदि हम बैलेंस्ड एक्वेरियम की बात करें तो उसका एरिया बहुत छोटा सा होता है। सो दिस इज़ हाउ द एरिया ऑफ द स्टडी ऑफ द इकोसिस्टम इट वेरीज। ऑल द इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ आर कनेक्टेड टू वन अनदर। River ecosystem is connected with the ecosystem of the ocean. A small ecosystem of the dead log is a part of the large ecosystem of the forest. कुल मिला के लिए एग्जाम्पल से हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे स्टडी के कंसर्न पे डिपेंड करता है कि हमने कितना एरिया या किस यूनिट को एज ए स्टडी लिया है। यदि हमारी इकोसिस्टम को स्टडी करने की यूनिट स्मॉल होगी तो इकोसिस्टम स्मॉल हो जाएगा। जैसे पर्टिकुलर मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि यदि हम स्पीसीज़ की बात करते हैं, स्पीसीज़ में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की बात करते हैं तो हमारे इकोसिस्टम को स्टडी करने का एरिया इट बिकम्स वेरी स्मॉल। यदि हम जैसे जैसे ब्रॉड लेवल पे, बड़े लेवल पे जाते हैं, यानी पॉपुलेशन से कम्युनिटी पे जाते हैं, तो वो हमारे स्टडी का एरिया भी बढ़ता जाता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, तो द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इज बेसिकली ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड द फिजिकल फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, including the amount and the distribution of the nutrients in a particular habitat. It also provides information regarding the range of the climatic conditions prevailing in that area. यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो भी हैं लिविंग, यानी साफ तौर पे हम कह सकते हैं बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स या फिजिकल फीचर्स ऑफ द एनवायरनमेंट जिसके साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है। So from the structure point of view, all the ecosystems consist of the following basic components, यानी दो बेसिक कंपोनेंट हमें उनके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने जब से इकोसिस्टम का चैप्टर स्टार्ट किया तब से आई एम टॉकिंग अबाउट बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो दीज आर व्हाट, दीज आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। यदि हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स आर मैनिफेस्टेड इन द फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हो ऑल दोज कंपोनेंट्स विच आर नॉन लिविंग, और जो उस जगह पे पाए जाने वाली बायोटिक कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। तो इट इंक्लूड्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स सच एज सोइल, वाटर, ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ और डेथ। वो सारे के सारे क्या हैं, दे ऑल आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। It also includes such as physical factors and ingredients as moisture, wind currents and solar radiations. Radiant energy of the sun is the only significant energy source for an ecosystem. यानी दूसरे फिजिकल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितनी है, विंड का फ्लो या विंड करंट्स कैसी हैं, सोलर रेडिएशंस का कितना इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमें पता है कि रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज़ द ओनली सोर्स for an ecosystem because it is responsible for the process of the photosynthesis by the plants only when the solar radiation is available to the plants. The amount of the non-living components such as carbon, phosphorus, nitrogen
that are present at any given time is known as a standing state or standing quantity। यानी किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये अबायोटिक फैक्टर्स, हम बात करते हैं कार्बन की, हम बात करते हैं फास्फोरस की, हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, बिकॉज दे मेक द डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो किसी गिवन टाइम में किसी इकोसिस्टम के अंदर, किसी इकोसिस्टम के अंदर उनकी प्रेजेंस कितनी अवेलेबिलिटी है, दैट बिकम्स स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वांटिटी। व्हेन इट कम्स टू द बायोटिक कंपोनेंट, तो बायोटिक कंपोनेंट इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंटल सिस्टम। यदि हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो द बायोटिक कंपोनेंट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू बेसिक कंपोनेंट्स, दैट इज ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स एंड द हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स। इसमें ज़्यादा डीपली डिस्कस करने के लिए, एज यू ऑल नो, यू हैव डिस्कस इट अर्लियर इन द प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो, एंड यू बेसिकली नो व्हाट ऑटोट्रॉफिक are and what are heterotropics are. The autotrophic components include all green plants which fix the radiant energy of the sun and the manufacture food from inorganic substances, जिनको हम स्वपोषी कहते हैं हिंदी के अंदर। वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक इस तरह के ऑर्गेनिजम्स या इस तरह के प्लांट्स हैं विच आर ग्रीन इन कलर एंड विच कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, सोलर रेडिएशन को या सोलर एनर्जी को काम में लेकर के। और जबकि हम हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स विच टेक फूड फ्रॉम द ऑटोट्रॉप्स, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो ऑटोट्रॉप्स पे निर्भर रहते हैं, दे आर हेटेरोट्रॉप्स, जिनको हम परपोषी कहते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग थ्री हेड्स। जब हम बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं तो उनको थ्री सब हेड्स के अंदर कुछ इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड आर कंज्यूमर्स, एंड द थर्ड वन इज डिकम्पोजर्स और द रिड्यूसर्स एंड द ट्रांसफॉर्मर्स। यानी प्रोड्यूसर्स जिनको ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, एंड डिकम्पोजर्स जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिसाइकलिंग ऑफ द एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स इन एन इकोसिस्टम। या बायोटिक सिस्टम के अंदर हमें जो मटेरियल की रिसाइकलिंग है, इट ओनली बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स। The amount of the biomass at any time in an ecosystem is known as a standing crop, which is usually expressed as fresh weight, dry weight or free energy in terms of the calories per meter. स्टैंडिंग क्रोप को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो बायोमास की अमाउंट है जो किसी इकोसिस्टम में किसी ट्रॉफिक लेवल पे अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रोप। When we come to the producers या autotrophic elements, the producers are the autotrophic elements, chiefly green plants. They use radiant energy of the sun in photosynthesis, whereby carbon dioxide is assimilated and the light energy is converted into the chemical energy. The chemical energy is actually locked up in the energy-rich carbon compounds, and oxygen is evolved as the byproduct in the photosystem. ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स की जब हम बात करते हैं और प्रोड्यूसर्स को जब हम डिफाइन करते हैं, तो दे आर ओनली वी कैन से द सोर्स ऑफ ट्रैपिंग सोलर रेडिएशंस, या हम ऐसा कह सकते हैं कि दे वही एक सोर्स है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके हमें दूसरे फॉर्म्स में अवेलेबल बनाता है, सो दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल. This is used in respiration while all the living things, algae and other hydrophytes of the pond, grasses of the field, trees of the forest are examples of the producers. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की जब बात करते हैं एंड कैरोटेनॉइड बियरिंग पर्पल बैक्टीरिया, वो भी कार्बन का एसिमिलेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं कार्बन का फिक्सेशन करते हैं, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं और सोलर एनर्जी को ट्रैप करके दूसरी अवेलेबल फॉर्म में उपलब्ध करवाते हैं, सो दैट कैन बी consumed by another organisms and it can be transformed, yeah, it can be passed from one trophic level to another trophic level. यदि हम शब्द प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो इट इज़ मिसलीडिंग बिकॉज इट इज़ इन एन एनर्जी कंटेक्स्ट. प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट नॉट एनर्जी, लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर्स से हमें प्रोड्यूसर्स से जो शब्द है उत्पादक शब्द से जब बात करते हैं तो वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करके वो एनर्जी को दूसरी अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सिंस दे कन्वर्ट और ट्रांसड्यूस द रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बात करें यदि एजे कॉरमोंडी की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि
प्रोड्यूसर्स के स्थान पे एक बेटर ऑल्टरनेटिव टर्म उन्होंने दी, दैट इज कन्वर्टर्स और ट्रांसड्यूसर्स. बट बिकॉज ऑफ द वाइड यूज ऑफ द टर्म प्रोड्यूसर्स, वी यूज दिस वर्ड producers almostly in every description when we are describing about the plants. Now when it comes to the consumers, so those living members of the ecosystem which consume the food synthesized by the producers are called consumers. Under this category are included all kinds of the animals that are found in an ecosystem. सारे के सारे animals जो solar radiations को directly किसी दूसरी energy form में transform नहीं कर सकते और जो they have to directly or indirectly they have to depend upon plants. So they all are consumers. तो जब हम कंज्यूमर्स की बात करते हैं इकोसिस्टम के अंदर, तो दे आर डिफरेंट क्लासेस और कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर्स, सच एज कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द सेकेंडरी ऑर्डर जिनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं, कंज्यूमर्स ऑफ द थर्ड ऑर्डर दे आर कॉल्ड टर्शरी कंज्यूमर्स, एंड देन कम पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स एंड सैप्रोब्स. जब हम प्राइमरी कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो दे आर प्योरली हर्बीवोरस एनिमल्स दैट आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स और ग्रीन प्लांट्स, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं. जैसे इंसेक्ट्स की बात करें, रोडेंट्स की बात करें, रैबिट की बात करें, डियर, काउ, बफेलो, गोट्स, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर्स और जिनको हम कॉमनली हर्बीवोर्स कहते हैं. इल्टन ने 1939 के अंदर हर्बीवोर को उन्होंने कहा है दे आर द की इंडस्ट्री एनिमल्स because herbivore they serve as the chief food source for the carnivore because carnivore they cannot directly feed on primary producers, so they have to depend upon consumers, primary consumers. जब हम secondary consumers की बात करते हैं तो these are the carnivores or omnivores. Carnivores are the flesh eating animals and the omnivores are the animals that are adapted to consume the herbivore as well as plants for their food. Example of the secondary carnivore are sparrow, crow, fox, wolves, dogs, cats, snakes. And when we talk about tertiary consumers, these are the top carnivores which prey upon other carnivores, omnivores and the herbivores. They are lion, tigers, hawk, vultures, etc. They are considered as a tertiary or top consumers. जब हम एक फूड चेन की बात करते हैं और एक फूड चेन के अंदर हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करते हैं तो टर्शरी कंज्यूमर्स दे आर ऑन द टॉप. बिसाइड्स डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, द पैरासाइट्स एंड स्कैवेंजर्स एंड सैप्रोब्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन द कंज्यूमर्स. द पैरासाइटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स यूटिलाइज द लिविंग टिश्यूज ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. द स्कैवेंजर्स एंड द सैप्रोब्स यूटिलाइज डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स एज देयर फूड. एंड हम ऐसा कह सकते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल बिकॉज दे डिपेंड अपॉन ऑल द डिफरेंट डेड एनिमल्स एंड द प्लांट्स और वो उनको कंज्यूम करके दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग द मटेरियल बैक इनटू द इकोसिस्टम. Decomposers and transformers are the living components of the ecosystem and they are fungi and bacteria. Decomposers attack the dead remains of the producers and consumers and degrade the complex organic substances into simple compounds. जैसा कि मैं अभी पहले ही बता चुका था कि how they are important, decomposers and transformers how they are important because वो dead organisms को fungi, bacteria जो है वो dead animals जो की remains होती हैं या plants की जो remains होती हैं उनको कंज्यूम करते हैं, उनके अंदर जो organic मटेरियल जो अवेलेबल होता है उसको डिकम्पोज करके दे रिटर्न इट बैक टू इनटू द एटमॉस्फेयर, या हम कह सकते हैं वो वापस इकोसिस्टम में उनको लेकर के आते हैं. दिस इज हाउ साइकिल इज मेंटेन. अभी हम आगे वाली क्लासेस के अंदर विल डिस्कस अबाउट द बायोजियो केमिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल. तो हमें ये देखने को मिलेगा कि डिकम्पोजर्स या ट्रांसफॉर्मर्स यदि नहीं होते तो क्या होता है इकोसिस्टम के अंदर. अब तक हम ये पढ़ते आते हैं कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर लेवल एक कांस्टेंट सा देखने को मिलता है. कार्बन की जब बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो भी एक कांस्टेंट सा देखने को मिलता है. एक कांस्टेंट परसेंटेज हमें उन सभी का देखने को मिलता है. दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स या ट्रांसफॉर्मर्स. वो जो प्लांट डेड है या एनिमल्स जो डेड है उनकी बॉडी के अंदर जब पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिकम्पोज करके उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वापस दे रिलीज बैक those elements into the ecosystem या atmosphere so that again they are utilized for the formation of the different molecules. The simple organic matters are then attacked by the another kind of the bacteria, the transformers, which change these organic compounds into the inorganic forms
that are suitable for reuse by the producers or the green plants. यही बात जो मैंने अभी बताई थी आप लोगों को कि कैसे वो एक साइकिल को मेंटेन करते हैं. When it comes to the functions of the ecosystem, तो function is a discrete structural, functional and life sustaining environmental system. यदि हम इकोसिस्टम के बारे में कहें, the environmental system of the ecosystem, it consists of the biotic and the abiotic component in a habitat. Biotic components of the ecosystem include living organisms, plants, animals, microbes. Where the abiotic component की बात करते हैं तो उसके अंदर inorganic matter and energy, वो इकोसिस्टम का inorganic कंपोनेंट के रूप में हम उनको कंसिडर करते हैं या बात करते हैं. और abiotic कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो दे प्रोवाइड द मैट्रिक्स फॉर द सिंथेसिस एंड द परपिचुएशंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स. The synthesis and the perpetuation process involves energy exchange, and this energy comes from the sun in the form of the light or solar radiations. ये सारे के सारे abiotic solar radiations की बात करें, वहाँ पे पाई जाने वाले मॉइस्चर की बात करें, वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें, सॉइल की बात करें, एडेफिक फैक्टर्स की बात करें, एयर की बात करें, विंड करंट की बात करें, तो ऑल दीज आर द abiotic component. So thus in total we can say ecosystem we have the following functional components. Inorganic constituent जैसे air, water and mineral और salts. Organism की बात करते हैं plants, animals and the microbes. और energy input की बात करें तो which enters from the outside, that is sun. ये तीनों these three interact and form an environmental system. Inorganic constituents are synthesized into organic structure by the green plants जो कि primary producers होते हैं through the process of the photosynthesis, and the solar energy is utilized in this process कि उसको वो ट्रैप करके दूसरी यूजेबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं so that it can be used by other organisms except green plants. So green plants become the source of energy for renewals, herbivores, which in turn become the source of energy for the flesh-eating animals, carnivore. Animals of all type grow and add organic matter to their body, and their source of energy is the complex organic compound taken as a food. There are known as secondary producers. All the living organisms, whether plant or animals in an ecosystem, have a definite lifespan after which they die. The dead organic remains of the plants and animals provide food for the saprophytic microbes such as bacteria, fungi and many other animals. The saprobes ultimately decompose the organic structure and break the complex molecules and liberate the organic component into the atmosphere. जैसा कि मैं we have discussed all this one कि कैसे एक साइकिल को मेंटेन करते हैं. मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर आई एक्सप्लेन ब्रीफली द रोल ऑफ द माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई. डिकम्पोजर्स का रोल की मैं बात कर रहा हूँ कि पिछली स्लाइड्स के अंदर आई हैव एक्सप्लेन यू ब्रीफली कि कैसे वो ऑर्गेनिक मटेरियल को वापस डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर रिटर्न करते हैं, विच अगेन कैन बी यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. These organisms are known as the decomposers. During the process of decomposition of the organic molecules, the energy which kept the organic compounds bound together in the form of the organic molecules gets liberated and they dissipated into the environment as the heat energy. और during this process के अंदर हमें पता है कि for every chemical reaction to take place we need energy. छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल जब बनाए जाते हैं तो उनके बीच में बॉन्डिंग को क्रिएट किया जाता है. टू क्रिएट दैट बॉन्डिंग वी नीड एनर्जी. उन बॉन्ड्स को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है. एंड इन द सेम दैट हैपन्स कि व्हेन दोज बिगर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन तो दैट एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. तो यही बात हमें यहाँ देखने को मिल रही है. डिकम्पोजर्स जब उनको डिकम्पोज करते हैं तो उन बिग मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी होती है, जब उनकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के अंदर दे आर अगेन रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. Nutrients are withdrawn from the substrate and deposited in the tissues of the plants and animals, cycle from one feeding group to another, release their decomposition to the soil, water, air, and then they are recycled. The ecosystem operating in a different habitats such as desert, forests, grassland, and seas are interdependent on one another. जितने भी जो इकोसिस्टम होते हैं वो दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर बिकॉज उनके अंदर एनर्जी का फ्लो, मटेरियल का फ्लो हमें एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है. द एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वन इकोसिस्टम में फाइंड देयर वे इनटू अनदर सो दैट अल्टीमेटली ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर इंटररिलेटेड, ईच comprising a part of the total system that keeps the biosphere functioning.
Thus, the principal steps in the operation of ecosystem are as follows. That is, a reception of radiant energy of sun, manufacturing of the organic material from inorganic ones by the producers. हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इकोसिस्टम के अंदर जो ऑपरेशनल स्टेप्स हैं वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल सकते हैं कि सोलर एनर्जी या सोलर रेडिएशंस का फ्लो हमें इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। फिर उस एनर्जी को यूज़ करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस हमें देखने को मिलती है, जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा हमें देखने को मिलती है। प्रोड्यूसर्स का कंजम्पशन हमें देखने को मिलता है बाय कंज्यूमर्स के द्वारा, और जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर, पिछली स्लाइड्स के अंदर हमने स्टडी किए थे, वो देखने को मिलता है। और आफ्टर द डेथ, मतलब जब आइदर प्लांट और एनिमल किसी की भी बात करें, दे हैव ए साइकिल। वंस एनीथिंग इज़ बोर्न इट हैज़ टू डाई डेफिनेटली। जो पैदा होता है वो निश्चित तौर पे नष्ट भी होता है। तो जो पैदा होने और नष्ट होने की प्रोसेस के अंदर वो एनर्जी और मटेरियल को काम में लेता है, और जब नष्ट होने की स्टेज आती है तो उस वक्त डिकम्पोजर्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल हमें देखने को मिलता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम हमें जो देखने को मिलता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। The two ecological processes, energy flow and the mineral cycling, which involves interaction between biotic and abiotic component, हमें इकोसिस्टम के अंदर देखने को मिलता है। The principal steps and the components of the ecosystems are illustrated in this diagram. You can easily understand from this diagram. This is we can say I can say that I can summarize the topic ecosystem in this way.